हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज को फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और उसमें आज हम लोग जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं, आपने अलग अलग प्रकार की हड्डियों के बारे में, उनके जॉइंट्स के बारे में सुना होगा। जैसे दुराग्र है ना, दुराग्र जॉइंट, जैसे आपने सुना होगा हिंज डोर। तो बहुत सारी अलग अलग हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं और उन्हीं की मदद से हमारा गर्दन का पाइवोटल रोल और वो सभी घूमता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से ये शरीर के अलग अलग प्रक्रम काम करते हैं। यहां पर दोस्तों आप देख रहे होंगे यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। और यहां पर उड़ान की टीम आपको सुबह से शाम तक बहुत अच्छे लेक्चर्स दे रही है। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि इन सभी वीडियोस को अपने स्टेटस पर, अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन रुद्र गौतम। माय नेम इज रुद्र गौतम। और यहां पर आप मुझे 1 PM पर मैं हमेशा स्पेशल क्लास लेकर आता हूं और 8 PM पर भी मैं स्पेशल क्लास लेकर आता हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो आप जरूर वहां पर मुझे देखिए और फॉलो कर लीजिए मुझे रुद्र गौतम नाम से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और दोस्तों, इससे पहले मेरा प्लस पर एक कोर्स आया था साइंस एंड टेक का, और एक और कोर्स जो कि अभी 5 दिसंबर मतलब इसी महीने से स्टार्ट हुआ। तो आप उसे भी देख सकते हैं और यू कैन एनरोल इन द कोर्सेज ऑफ आइकॉनिक, प्लस और जीएस। तो आप उन सभी में एनरोल भी कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। राइट, तो ये नया कोर्स स्टार्ट हुआ। यदि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आप एक जेन्युइन सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, डेफिनेटली आपको अपने गार्जियन से बात करनी चाहिए और वो जरूर आपकी मदद करेंगे, है ना। वो आपकी जरूर मदद करेंगे और जरूर आपको अनअकैडमी जैसा जो प्लेटफॉर्म है वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। तो यहां पर दोस्तों, ये मेरा रेफरल कोड जरूर याद रखना, जिससे आपको भारत के जितने भी एग्जाम्स है, वेदर इट इज एंट्रेंस और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सभी में आप मेरे रेफरल कोड की मदद से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए, हमने लगभग जो है आपको मैं बताऊं कि मैंने 7 चैप्टर्स, 7 लेक्चर्स लगभग पढ़ा दिए थे एनसीईआरटी के, आपको ध्यान ही होगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है कि हमारे शरीर में जो ये मूवमेंट होता है, ये हाथ कैसे हिल रहा है। हम जो गर्दन को इस प्रकार आगे पीछे इस तरह से घुमा सकते हैं या ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, जबकि उल्लू 270 डिग्री तक एंगल पर घुमा सकता है। तो ये ऐसा कैसे है, यहां पर गर्दन में किस प्रकार का जॉइंट होता है, उन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में क्या होता है। हमारे लिए जो गति है, जैसे फॉर एग्जांपल गाय में पैर होते हैं, गाय, भैंस इत्यादि को हम लोग क्वाड्रप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रप्ड मतलब चौपाया जीव। मानव बायप्ड है, 2 पैरों पर चलता है मानव, है ना। तो सांप का संपूर्ण शरीर ही गमन करने में मदद करता है। इधर मनुष्य जो है उसके पैर होते हैं जो पश्चपाद है। मतलब यूं कह लीजिए, कभी हम लोग कपी की संतान रहा करते थे तो हमारे चारों हाथ पैर जो है चला करते थे। अब हमारा जो पश्चपाद है वही चलने में मदद करता है। पक्षी का जो फोरलिम्ब होता है, फोरलिम्ब का मतलब आगे वाला भाग, वह चलने में मदद करता है। कीट के जो हैं वो भी आगे वाले हाथ, और मछली के फिन वो मदद करते हैं मछली को चलने में। इसके अलावा मछली की जो पूंछ होती है वो भी, है ना, वो भी मदद करती है। राइट, तो ये सभी इनके चलने के एक तरीके, वो इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार से अलग अलग मानव में अलग अलग गति होगी। तो मानव शरीर एवं इनकी गतियां, इसके ऊपर आज हम लोग पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। राइट, और यहां पर हमको यह भी देखने को मिलता है कि चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं ने अपने आप को अलग अलग स्थानों पर अपने लिए अनुकूलित बना लिया है और वो वहां पर बिल्कुल सही तरीके से उनका चलना, और ये सभी, इसके पीछे जो कारण रहा वो क्या रहा, उनमें विविधता आती गई समय के साथ साथ। जो डार्विन का सिद्धांत है, समय के साथ साथ जैसे जिराफ की गर्दन बढ़ गई, तो उसी प्रकार से मछलियों का आकार देख लीजिए। इसी आकार पे हम लोग नाव का आकार भी रखते हैं, यस और नो।
और यही कारण है कि बुलेट ट्रेन को बिल्कुल नुकीला रखते हैं। और साथ ही साथ में हमने बहुत सारी चीजें जो चमगादड़ होती है वो चलती है उससे निकलने वाली तरंगों के माध्यम से, है ना। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उसकी मदद से वो चलती है। तो हम लोग आज यहां पर बहुत सारी गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाइए। तो क्या कंधे को आप इस प्रकार से आसानी से घुमा सकते हैं पूरा? इसका मतलब ये वाला जो जॉइंट है वो अलग है, क्योंकि यहां पर पूरा 360 डिग्री एंगल पे हम लोग घुमा सकते हैं, राइट। 360 डिग्री एंगल पर पूरा घुमा सकते हैं। वैसे ही यदि मैं बात करूं कि गर्दन की बात करें तो गर्दन किस प्रकार चलती है? आगे पीछे या फिर एक एंगल तक इस प्रकार से। ज्यादा कोशिश मत कर लेना वरना बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जॉइंट अलग है, हिंज ये जॉइंट अलग है कंधे का। और साथ ही साथ जो आप कोहनी देखते हैं केवल आगे पीछे, आगे और पीछे होती है, तो ये जो जॉइंट है वो अलग है, हिंज जॉइंट। तो अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं और ये हमको एग्जाम में पता होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करवाता चलूंगा, राइट। तो एक अच्छा लेक्चर है, टेक्निकल लेक्चर है, टेक्निकल इंसाइट भी है। और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में से ये जो 6th का जो चैप्टर है इसमें से जरूर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे पादप प्लांट वाला हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। चलिए, तो कंधा जो है वो गति करता है, पीठ के बल लेट जाइए और पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। तो पैर वाला भी सीन हम क्या देखते हैं, हम लोग लेट गए, इस प्रकार लेट गए और पैर को हम चारों ओर घुमा सकते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल। तो जो पैर है और जो हाथ है उनमें एक ही प्रकार का जोड़ है, ये बात प्रूफ हो गई। कंधों में और पैर में दोनों में एक ही प्रकार का जॉइंट होता है। और वो किस प्रकार से होता है दोस्तों? देखिए यहां पर एक गोला सा होता है, गोली, जो एक कवर में रहता है और ये गोल क्या करता है, आसानी से मूव कर सकता है, राइट। तो ये गोले के रूप में रहता है। तो ये हो गया हमारे कंधे का। और इसीलिए देखिए हम लोग घुटनों को मोड़ते हैं, उंगलियों को कंधे से छू सकते हैं। और तो इतने सारे जो ये एंगल्स हैं वो इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि मानव में इस प्रकार की संभावना है। मानव अन्य किसी भी जानवर से ज्यादा ताकतवर है, उसके पीछे एक तो रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन और बॉडी रेशियो है, मतलब हमारा जो दिमाग का भार है हमारे शरीर के भार से, वो किसी भी अन्य जानवर की तुलना में ज्यादा है। दूसरा क्या हो गया, हमने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर लिया। तीसरा पॉइंट, हम बाकी सभी जानवरों से ज्यादा एडवांस इसलिए क्योंकि हमारा जो ये अंगूठा है, राइट, इसकी मदद से हम किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं। तो ये जो पकड़ जो है ये बाकी किसी अन्य जानवर में नहीं है, जो इस प्रकार की पकड़ है जो वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता रखती है, राइट। तो यहां पर अलग अलग प्रकार से हम लोग अपने शरीर की जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ पॉइंट पूछे आपसे, क्या गर्दन पूर्णतया घूमता है? क्या गर्दन पूर्णतया घूमता है? नहीं घूमता, अंशतः, बिल्कुल अंशतः घूमता है ना। कलाई क्या पूर्णतः घूमती है? तो कलाई पूर्णतः नहीं घूमती, लेकिन पूरा हाथ जो होता है, तो देखिए कलाई जो है बिल्कुल कलाई पूर्णतः घूमती है, बिल्कुल सही बात है। कोहनी तो केवल 90 डिग्री पर, ये कोहनी है। हिंज डोर इफेक्ट जो हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा, हिंज इफेक्ट, ये कोहनी। सिर तो फिक्स रहता है। क्या सिर को मूव कर सकते हैं हम लोग? क्या अपर वाले जबड़े का मूवमेंट होता है? नीचे वाले जबड़े का जरूर मूवमेंट होता है, अपर वाले जबड़े का मूवमेंट नहीं होता। तो इस प्रकार से एड़ी में क्या होता है दोस्तों, आपको एड़ी का सेक्शन याद आ रहा होगा, ये एड़ी है। तो ये एड़ी जो है वो ऐसे ऐसे हम लोग खींच सकते हैं, क्योंकि एड़ी के पीछे मान लीजिए पैर है और ये एड़ी है, ये पैर है। तो यहां पर क्या होता है, इस जगह पर यहां पर पाया जाता है टेंडेन का मतलब कंडरा, है ना। उसकी मदद से हमारा पैर आसानी से मूव कर सकता है। तो दो प्रकार के शब्द आपको और क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा वैसे मैं इस लेक्चर में। तो यहां पर एक वर्ड तो आता है टेंडेन, राइट, है ना। टेंडेन आपको याद रखना है, टेंडेन ये वाला भाग होता है, ठीक है। और एक होता है लिगामेंट।
लिगामेंट। और आपको इन दोनों के अंदर अंतर पता होना चाहिए। एक का नाम मैंने क्या बोला दोस्तों आपको, टेंडेन, और दूसरे का नाम मैंने आपको क्या बोला है, लिगामेंट। लिगामेंट, राइट, लिगामेंट। आप में से कितने लोग इन दोनों का अंतर जानते हैं, टेंडेन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, बताइए। टेंडेन में आप ये देख रहे हैं कि यहां पर एड़ी के नीचे ये हड्डी है और यहां पर ये पैर की जो पीछे की मांसपेशी का आती है, मांसपेशी जो हड्डी है, हड्डी के पीछे जो मांसपेशी है, तो मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो मसल्स को, मांसपेशियों को बोन से जोड़ता है, हड्डियों से जोड़ता है, वो टेंडेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, टेंडेन कहलाता है। और लिगामेंट क्या होता है दोस्तों, जो बोन को, बोन टू बोन, तो ये पॉइंट लिख लेना आप, नोटिसेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अब आप यदि अपने पैर को देखेंगे तो जहां पर कोहनी है, जहां पर घुटना है, सॉरी माफी चाहता हूं, जहां पर घुटना है, घुटने के नीचे वाले भाग में जब आपने पैर को, है ना, इस एंगल पर, यदि आप बोले तो मैं एक बार दिखा के भी बतलाता हूं ताकि आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए कि यदि हम लोग कोहनी की बात, इस घुटने की बात करें तो ये जो पैर है, यहां पर इस जगह जो ये दो पार्ट होते हैं, ये लिगामेंट्स होते हैं, क्योंकि ये नीचे की हड्डी को ऊपर वाली हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। मेरे हिसाब से आपको कुछ बात क्लियर हुई होगी। तो लिगामेंट जो है, लिगामेंट, यहां पर लिगामेंट किस प्रकार से काम करते हैं शायद आपको दिखा होगा, मैं भी देख लेता हूं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, लिगामेंट जो नीचे वाला, बिल्कुल अच्छे से एंगल दिखाई देगा आपको, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि लिगामेंट जो होते हैं दोस्तों, वो बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, जबकि टेंडेन जो होते हैं वो मसल्स को, और ये एड़ी वाला एग्जांपल यहां पर टेंडेन पाया जाता है। एकदम क्लियर। तो यहां तक बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे आपको। अभी हम लोग आगे और चर्चा करते हैं। तो अलग अलग एंगल पर घूमने वाली सभी बातों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो है कंदुक खल्लिका संधि, यही नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस यही नाम जो है ना, कंदुक खल्लिका संधि। तो कंदुक खल्लिका संधि क्या होती है, ये बिल्कुल वहीं पाई जाती है, कहां पर, जो हमारे ये हाथ वाला ये है, ये कंदुक खल्लिका संधि है। आपको और एग्जांपल बताऊं तो देखिए, बहुत अच्छे से बताऊं, अभी बताते हैं। खोपड़ी, स्कल, रीड, लिम्स, मूवेबल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। तो जो कंदुक खल्लिका संधि है, एक्चुअल में उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने बता दिया क्या, कंदुक खल्लिका संधि, कल्लिक है ना, कंदुक का मतलब कंदुकेन, बॉल, कंदुकेन, कंदुक खल्लिका संधि, और ये सॉकेट। तो ये कंधे में पाई जाती हैं या फिर हमारे पैरों में, पैर जहां से जॉइंट है, राइट, हमारे पैर जहां से कूल्हे से जॉइंट है, वहां पर ये बॉल एंड सॉकेट ही पाया जाता है। आपको पॉइंट क्लियर हुआ। इट परमिट्स अ सर्कुलर मूवमेंट, यह एक वृत्तीय गति के लिए हमें अनुमति प्रदान करते हैं। ये हमें वृत्तीय मतलब पूरे 360 डिग्री में आसानी से घूम सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर हो गया है। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग कंदुक खल्लिका संधि तो बता दिया, हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ सकते हैं, घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या आप कभी इस जबड़े को, ऊपर वाले जबड़े को हिला सकते हैं? क्या आप मस्तिष्क को हिला सकते हैं? या फिर क्या आप ये वाली जो हड्डी है, राइट, या फिर मैं बोलूं सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, तो जांघ की जो हड्डी है, तो क्या आप उसको मूव कर सकते हैं? नहीं, जहां पर जॉइंट होगा वहीं पर हड्डी में मूवमेंट दिखाई देगा। तो शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ा या घुमा पाते हैं, राइट, जहां पर वो जुड़े हुए हों। उदाहरण के लिए कोहनी में हम लोग कर सकते हैं, कंधा ये जॉइंट है इसलिए, और गर्दन। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल अभी आने वाले, और इन्हीं भागों को हम लोग संधि कहते हैं, राइट,
इन्हीं भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। इंग्लिश का जो स्टूडेंट है वो याद रखें, इन्हें बोलते हैं जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स बोलते हैं। आगे चलें तो अपनी उंगली, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, चलो कमेंट भी देख रहा हूं। सर हिंदी और भी क्रिटिकल लगती है साइंस में। बेटा साइंस में यदि हिंदी में पढ़ा रहा हूं तो आपको इंग्लिश भी दिखा दूंगा। सो मैं सब कुछ लेकर आया हूं, मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड होकर आया हूं। बिल्कुल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बिल्कुल पकड़ सकते हैं, लेकिन उनके डेडिकेटेड, एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाई बंदर भी तो पकड़ सकते हैं, लेकिन इनका ये जो 360 डिग्री में, एक स्टूडेंट ने पूछा बंदर भी तो पकड़ सकते हैं, फिर वो मानव के समान होशियार क्यों नहीं। बंदर को देखिए जाकर, क्या ये अंगूठा पूरा ऐसे घूम सकता है उनका, ये ऐसे नहीं घूम सकता। तो इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। यदि मान लीजिए ये अंगूठा ना होता तो हम इनका क्या कर पाते बताओ। यही सारी चीजें मदद कर रही हैं, यस और नो। और इसी प्रकार के जो होते हैं एक्चुएटर्स रोबोटिक डिवाइसेस में भी हमने लगाए हैं, यस और नो। एकदम क्लियर है, यस और नो, है ना। तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बात समझ में आ गई, जिसने प्रश्न पूछा था उसको मैंने समझा दिया है कि भैया बंदर, इससे भी हम लोग इसलिए। तो सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगलियां, पाद उंगलियां मतलब पैरों की उंगलियां, ये सभी को दबाइए, आपको दिखेगा। कठोर, तो यहां पर आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है, और ये कठोर संरचना क्या होती है, हड्डियां होती हैं। और ये ही हड्डियां हैं जो एक्चुअल में हमें सारे के सारे मूवमेंट इनके जॉइंट्स पर प्रदान कर सकती है। लेकिन कोई हड्डी अकेली हड्डी है, इसमें मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिल सकता, राइट, है ना। चलिए, तो जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तो हम कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं, क्योंकि वहां पर जॉइंट्स पाए जाते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए, हाथ की ऊपरी हिस्से की कलाई एक लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में क्या है कि अस्थियां कोहनी तक जुड़ी हुई होती हैं, और कोहनी से ही वो मूवमेंट करता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, यहां पर कोई काम की बात नहीं है। यहां पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले बात आ रही है कंदुक खल्लिका संधि, जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। और ये 360 डिग्री पर हम लोग, तो जिस प्रकार से देखिए एक बॉल गोले में के अंदर हम लोग जिस प्रकार से एक लकड़ी को फंसा दें, और उसकी मदद से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चारों ओर घुमा सकते हैं, इस प्रकार का पीछे गोला हो, उसी प्रकार का कुछ क्या होता है। तो देखिए, आप एक कागज के बेलन को गेंद से चिपका दीजिए और गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाइए, तो आप क्या पाएंगे कि आप इस तरह से रखने पर इसको ऐसे ऐसे इस तरह से सभी जगह इस प्रकार से, है ना दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से ऐसे 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 घुमा सकते हैं, राइट। तो अब कल्पना कीजिए, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये पूरा 360 में घूम जाता है, और कटोरी कंधे के उस भाग के समान। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जॉइंट ये अंदर की तरफ रहता है यहां पर। और देखिए ये आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका ये है, राइट। आप देख लीजिए एक बार, इस प्रकार की जो है कंदुक खल्लिका संधि दिखाई देती है। कंदुक खल्लिका संधि का एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला पार्ट अंदर की तरफ रहता है, राइट। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। और इस प्रकार क्या होता है, कंदुक खल्लिका या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, और इन गतियों में संधियों का कोई, है ना। तो ये आपको पैर की और हाथ की, कंधे की याद रखनी, ठीक है, राइट। चलो, अब सेकंड जॉइंट की बात आ रही है, और उसका नाम है दुराग्रह संधि। दुराग्रह संधि क्या है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि है वो दुराग्रह संधि है, और इसके कारण गर्दन को आगे पीछे या फिर एक एंगल तक इस प्रकार से घुमाया जा सकता है। यह है दुराग्रह संधि। तो यहां पर दुराग्रह संधि के बारे में भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं। तो मूवेबल जॉइंट्स के अंदर पहला तो हमने पढ़ ही लिया, बॉल एंड सॉकेट जो कंधे में है, पैर में है, मूवेबल है, क्योंकि हड्डियों के बीच में जो गति की अनुमति देता है वही तो जॉइंट्स होते हैं, राइट। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो गर्दन को सिर से जोड़ता है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था,
धुराग्र संधि, उसी को हम लोग पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ, पाइवोटल जॉइंट। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एकदम प्रूफ मिल जाए। तो जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट्स एंड हेड एंड इट अलाउ हेड टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न राइट एंड लेफ्ट, सभी दिशा में मूवमेंट को बतलाए। यह सिर के पिछड़े और अगले भाग में गति में प्रदान करता है। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो अब बात आ रही है दुराग्र संधि में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इन गतियों के प्रयास से हम लोग, है ना, और हाथ की गति बिल्कुल अलग है। और एक बात बताइए, एक बार प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कि क्या जो पाइवोटल जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट, क्या पाइवोटल जॉइंट में 360 डिग्री तक घूम सकता है क्या? यह प्रश्न पूछा था। पाइवोटल जॉइंट कैन रोटेट 360 डिग्री? नो, पाइवोटल जॉइंट या धुराग्र संधि नहीं, वो 360 जो घूमता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। एकदम क्लियर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूं ताकि ऐसा कोई पक्ष नहीं हो जो आपके मतलब आपसे बाहर हो, राइट। तो मैं एक बार आपको वो पक्ष भी दिखलाता हूं। सो लेट मी गिव यू सम टाइम। मैं आपको बहुत अच्छा डायग्राम दिखाता हूं ताकि आपको वाकई में अच्छा लगेगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहां पर बात आती है, राइट, यहां पर बात आती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम। यस, ये रहा। देखिए यहां पर आपको कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां कहां पर है। एक तो ये कंधे पर, और आप देख रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये इस जगह पर भी है ना, इस जगह पर भी है, राइट। और पाइवोटल जॉइंट के थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, गर्दन में जो हिस्सा है ये, राइट, गर्दन में जो ये हिस्सा है ये पाइवोटल जॉइंट है, राइट। हिंज जॉइंट को हिंज ही बोलते हैं, हिंज जॉइंट को हिंज ही बोलते हैं। अभी आ जाएगा, लो, ठीक है। तो पाइवोटल जॉइंट आपको दिख गया। 360 में जो घूमता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आ रहा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को हिंज जॉइंट ही इंग्लिश में बोलते हैं, एल्बो। ये हिंज जॉइंट है, ये वाला हिंज जॉइंट, राइट। तो हमको 3 जॉइंट्स तो क्लियर हो गए। अब इसके बाद में बात आ रही है कि जो सैडल जॉइंट होते हैं, सैडल, तो सैडल कहां पर होते हैं? सैडल जॉइंट होते हैं हमारे हाथों में। सैडल जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम कार्पल बोन एंड फर्स्ट मेटाकार्पल। ये जो पहला जॉइंट है ये वाला, ये सैडल जॉइंट, ठीक है। तो अभी हम लोग और पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। चलो तो अब आगे चलते हैं। तो आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। तो अब बात आ रही है हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट कहां पर है दोस्तों? हिंज जॉइंट हमारे ये कोहनी वाले में, ठीक है। हिंज को हिंज ही बोलते हैं। जिस प्रकार से आप दरवाजा नहीं खोलते हैं इस प्रकार से ये दरवाजा ऐसे खुलता है, ऐसा ही हिंज जॉइंट होता है। और आपको पता होगा हिमालयन जो रेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस, उनमें हिंज जॉइंट, हिंज डोर इफेक्ट ही हुआ था। इसी कारण से आप देखते हैं जो हिमालयन रेंजेस हैं, जो हिमालयन रेंजेस हैं वो आपको पूर्व साइड में तो उनकी चौड़ाई कम दिखाई देती है, ब्रॉडनेस, जबकि उत्तर वाली, जबकि पश्चिमी भाग की जो हिमालयन रेंजेस है उसमें, क्योंकि ये एक्चुअल में जब इंडियन प्लेट टकराई थी तो ये ऐसे टकराई और ये घूमकर ऐसे टकराई, और जिस प्रकार से एक दरवाजा टकराता है। और इसके कारण क्या हुआ, जो ब्रॉडनेस है, विड्थ है हिमालयन रेंजेस की, वो पश्चिम साइड में चौड़ाई ज्यादा और पूर्वी साइड में ये ऐसा लगता है जैसे एक जॉइंट पर मिल रहे हैं। इसी को हिंज डोर इफेक्ट कहा जाता है। ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको यही बात कनेक्ट होगी। एकदम क्लियर, आगे चलते हैं। तो हिंज संधि आपको क्लियर हो गई है। जिस प्रकार से वहां पर कब्जे लगे हुए थे वही हिंज टाइप की है, राइट। तो ये जो हिंज डोर की ये जो गति है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो गति है वो हिंज की है, ठीक है। आपको कंदुक खल्लिका मैंने बता दिया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हिंदी के स्टूडेंट है दोस्तों वो याद रखना, कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में टर्म्स याद रखना ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
चलो, तो यहां पर एक और बात आ रही है, ये तो आपको ये जो दिख रहा है ना घुटने के अंदर, मैंने जो भी आपको यहां पर इस जगह पर बताया था, यहां पर लिगामेंट पाया जाता है और ये लिगामेंट हड्डी और हड्डी को जोड़ता है। और टेंडेन के बारे में मैंने क्या बताया था, टेंडेन जो है वो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। और यहां पर जो ये गति है सारी, ये जॉइंट के कारण तो है ही, साथ ही साथ में मांसपेशियों के संकुचन और प्रकुचन, खींचने और फैलने के कारण, सिकुड़ने और फैलने के कारण एक्चुअल में ये गति इसलिए है। और हमारी ये जो मांसपेशियां होती हैं सभी पर ऐच्छिक नियंत्रण है, हमारा वॉलेंटरली कंट्रोल है और इसी कारण हम पूरी तरह से मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये वॉलेंटरली है ना कंट्रोल में आती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, घुटने की हिंज संधि। अब आगे चलते हैं, चलिए। और हिंज संधि होता क्या है, केवल एक ही दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है जो आगे और पीछे, तो आपसे पूछा जाए बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की गति के लिए हिंज, राइट, सर्कुलर मोशन के लिए बॉल एंड सॉकेट, और पाइवोटल जॉइंट का पाया जाता है गर्दन में पाया जाता है। अब अगली संधि की बात आ रही है और वो है अचल संधि, जो चलती ही नहीं है। बिल्कुल संधियां हैं, जैसे खोपड़ी के अंदर संधियां हैं, खोपड़ी में बहुत सारे खांचों से बंद है वो, लेकिन वो मूव नहीं कर सकती। तो सिर की जो अस्थियां हैं, जो बोन है, वो कुछ संधियां हैं जो अन्य संधियों से भिन्न है, वो अचल संधि है जिनमें मूवमेंट किसी प्रकार का देखने को नहीं मिलता। डेविल सिंह जी, ये आप जो फालतू की बात कर रहे हैं, आई हैव, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कुमार अरुण जी बहुत बढ़िया, ईस्ट में 160 और वेस्ट में 400, बहुत बढ़िया। डेविल सिंह जी, या तो आप तुरंत चले जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है क्लास में, नहीं जाएंगे तो परमानेंट मैं ब्लॉक लिस्ट में डालता हूं, क्योंकि आप क्या है, यहां पर टाइम पास करना है, दूसरों को डिस्टर्ब करने भी आ गए, है ना। तो इस प्रकार की हरकतें आप अपने घर में करिए और अभी का भी क्विट कर दीजिए, है ना, अदरवाइज आई जस्ट अबाउट टू मैसेज। तो जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो निचला वाला जबड़ा तो सिर से दूर जाता है, लेकिन क्या ऊपरी वाला जबड़ा और कपाल हिलता है? नहीं हिलता। तो इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये अचल संधि कहलाती है, राइट, इसीलिए ये अचल संधि कहलाती है। आपका वाला चार्जर वो मिला है केबल, कोई बात नहीं, फिर तो होगा नहीं, ठीक है, राइट। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक छोटा सा काम कर लेता हूं, एक बार मैं मेरा YouTube चैनल को खोल देता हूं। तो 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, ताकि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं थोड़ा सा आपके चैट को सीधा YouTube पर ही लाइव सुन लूंगा, राइट। तो 2 मिनट का समय दे दीजिए। YouTube पे हम लोग UPSC अनअकैडमी, थोड़ा सा फोन स्विच ऑफ हो गया है, तो आपके क्वेश्चंस को सुनना भी जरूरी है, तो थोड़ा सा समय दे दीजिए। बिल्कुल लाइव चल रहे हैं। और मुझे एक बार बता दीजिए कि वॉइस में कोई दिक्कत, तो दोस्तों एक बार कंफर्म कर दीजिए किसी प्रकार का वॉइस नॉइस तो नहीं आ रहा है। मैं एक बार आपके चैट को पढ़ लेता हूं, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए। एक बार ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, वॉइस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी एक बार बता दीजिए, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल क्लियर सर, ओके ओके, सब कुछ क्लियर है। डबल वॉइस तो नहीं आ रही है ना? बस एक बार ये कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद में बिल्कुल शुरू कर देते हैं। नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके, ओके क्लियर है। बस मैंने सेटिंग सारी चेंज कर दी है, ताकि मैं आपका समय समय पे मैसेज भी देखता रहूं। यदि आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आए तो फोन स्विच ऑफ होने की वजह से मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, है ना। अचल संधि एकदम क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई, और हमारे शरीर को विभिन्न अंग विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी प्रदान करते हैं, राइट। तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें, और हड्डियों को हम लोग एक्स रेज की मदद से
राइट, आपको बताना है एक्स-रेज के खोजकर्ता कौन है। सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे एक्स-रेज के खोजकर्ता कौन है। तो ये कठोर हड्डियों, अस्थियों और आकृति का पता इनसे चलता है, राइट। इसके बाद में बात आ रही है एक्स-रेज इज ओके। अपने हाथ के अग्र और ऊपरी भाग पर पैर के निचले और ऊपरी भाग में अस्थियों को अनुभव कीजिए। यहां पर बहुत सारी अस्थियां होती है, जैसे हाथों में, हाथ की उंगलियों में, राइट। तो यहां पर जो अस्थियां हैं, है ना, ये भाग, इनकी संख्या बहुत संख्या में ज्यादा होती है और इनको हम लोग पूरी तरह से मोड़ भी सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जगह पर संधि स्थल है, प्रत्येक जगह पर जो है जॉइंट्स है, और इसीलिए कलाई को हम लोग, तो देखिए यहां पर ये मूवमेंट भी 360 डिग्री, ये वाला, यस और नो। तो कितने सारे मूवमेंट है शरीर में आसानी से। तो छोटी छोटी अस्थियों के ये बने होते हैं, राइट। इसी प्रकार से आपने रिब्स को जरूर देखा होगा। और रिब्स क्या होता है? रिब्स का मतलब होता है दोस्तों, जो पूरा का पूरा पसली पंजर है, जो यहां पर फेफड़ों की, जिसमें फेफड़े रहते हैं जिसमें, राइट। तो पसली पंजर जो है वो पीछे की तरफ मेरुदंड से, मेरुदंड का मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये हमारे हृदय को और हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, पसलियां। और आप देखते हैं जब भी आप श्वास लेते हैं, अंदर की तरफ इनहेल करते हैं तो ये तेजी से फूलता है, और जब हम लोग श्वसन निकालते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है कि हमारे फेफड़े और पेट के बीच में इस प्रकार से एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम, राइट, डायफ्राम। और डायफ्राम क्या करता है? दोनों में बैलेंस करने का काम करता है, पेट और फेफड़ों को हमेशा अलग रखने का काम करता है, और मूवमेंट के भी संतुलन को बनाए रखता है। तो ये बिल्कुल शंकुनुमा रूप से एक पसली पंजर होता है, शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत सारे अंगों को सुरक्षित रखता है अंदर। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मेरुदंड, जो मेरुदंड होता है, इसमें मानव में 33 जोड़ी, राइट, 33 जोड़ी कुल क्या होता है मेरुदंड के अंदर कशेरुक होते हैं, कशेरुक। और कशेरुक क्या होते हैं? वर्टेब्रेट्स, नॉन वर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स। आपने इस प्रकार से जानवर सुने होंगे, है ना। तो पसली पिंजर में वक्ष क्षेत्र में ये अस्थियों से जुड़ा हुआ रहता है। तो पसली पिंजर जो है, जिसका मतलब रिब्स बोल रहा हूं, तो एक रिब्स में लगभग कितनी होती है? 12 जोड़ी हड्डियां, याद रहेगा आपको, 12। ये कितनी है आप काउंट भी कर सकते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये नीचे वाली 12। कुल मिला के यहां पर भी 12 पाई जाती है, यहां पर भी, इसीलिए इसको 12 जोड़ी वाला। देखिए लास्ट वाले को और काउंट करेंगे तो ये 12 जोड़ी हो जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है ना? एक बार आपके कमेंट भी देख लेते हैं, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। रोएंटजेन खोज करता थे एक्स-रेज किरणों के, है ना। और नो सर, ऑल क्लियर, सब कुछ ठीक चल रहा है, इट्स ओके। बिल्कुल, रोएंटजेन इज दी, है ना, जिन्होंने एक्स-रेज को खोजा था। बहुत बढ़िया, आपके कमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। डायफ्राम हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, पसली पिंजर आपको समझ में आ गया होगा, मेरुदंड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और मेरुदंड जो होता है ना, पूरी तरह से एक ही अस्थि का बना होता है। आपने सुना होगा कई बार स्लीप डिस्क, आपने कई बार सुना होगा स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, बड़ी समस्या, खतरनाक समस्या है। उसके पीछे कारण ये, हम लोग प्रॉपर पोषक पदार्थ नहीं ले रहे, हमारे बैठने उठने सोने की गतिविधियां गलत तरह की हो। तो यहां पर जो ये एंड पॉइंट है, इसमें से क्या होता है, इसके बीच में आपको ये दिख रहे हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, ये आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अंदर ब्लैक वाला, ये व्हाइट वाला तो हड्डी है, राइट। वापस से बताता हूं, ये व्हाइट वाली तो ये बीच वाली हड्डी है, लेकिन इसके बीच में जो ब्लैक वाला पार्ट है, राइट, ये ब्लैक वाले जितने भी पार्ट चल रहे हैं, ये सभी जो होते हैं, ये एक प्रकार के हार्ड पार्ट होते हैं, जो कि चिकनाई रखते हैं और हमारी मेरुदंड को ऐसे मूवमेंट करने में मदद करते हैं। कई बार क्या होता है, ये ज्यादा फूल जाते हैं या फट जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं, या फिर बाहर की तरफ हेर्निएटेड, बाहर निकल जाते हैं, और इसी कारण से होता है स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम। जिसको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम होगी, उसको ना तो कभी नींद आती है
बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमें इसीलिए मेरुदंड की रखरखाव, चिकनाई बनी रहे, है ना, इसके अंदर अपना एक लिक्विड तेल रहता है, और यही जो मेरुदंड है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं, यही हमारी समस्त जितनी भी इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे कांटा लगने पर, है ना, तो एक बात याद रखना, एक शब्द आता है एग्जाम में पूछा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क, तो जब भी हमें कोई अचानक से कांटा लगा है या फिर किसी भी तरह का गर्भ वस्तु छू लिए, तो हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो उद्दीपित होकर न्यूरॉन्स की मदद से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड पर पहुंचता है, दिमाग तक नहीं जाता, याद रखना। और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत आदेश देता है कि उस हाथ को या जहां पर भी अफेक्ट हो उसको हटा दिया जाए। तो ये जो पूरी गतिविधि है, हाथ से इंफॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड तक और वापस हाथ हटा लिया गया, इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, और ये न्यूरॉन की मदद से होता है। तो आपको रिफ्लेक्स आर्क भी एकदम क्लियर हो गया होगा, यस और नो? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। फूलती इसलिए है, कई बार कई तरह के डैमेजेस हो जाते हैं अंदर शारीरिक रूप से। फूलने के पीछे कारण क्या होता है, कई बार क्या है, इसको या तो ज्यादा स्पेस मिल गया या सोते समय हमारा इसमें इस वाले पार्ट में गैप ज्यादा आ गया। गैप ज्यादा आ जाएगा तो ये कई बार फूल जाएगी, है ना, फिशर टूटने लग जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, तो इसके लिए हमको क्या है, हमारे जो बुजुर्ग ज्यादा हैं उनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो कंधे की जो अस्थियां हैं, वो तो हमने आपको, ये कंधे की हड्डी, जो ये वाली जो हड्डी होती है ना, इसको बोलते हैं स्कैप्यूला। स्कैप्यूला, राइट। जो ये वाली जो हड्डी होती है इस जगह पर, है ना, इसे ही, है ना, स्कैप्यूला। और दूसरा होता है एक क्लैविकल, एक और हड्डी होती है क्लैविकल। कंधे की हड्डी ऊपर वाली स्कैप्यूला और क्लैविकल, और इसे ही क्लैविकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन क्यों? क्योंकि जो आपने देखोगे जितने भी मॉडल हैं तो उनकी ये डिमांड होती है कि उनकी हड्डियां दिखाई दे, क्योंकि वस्त्र जब वो पहनते हैं तो एक अच्छा लुक आए। तो कहीं ना कहीं क्लैविकल आपको याद रखना है, ब्यूटी बोन के नाम से भी जानी जाती है। तो कंधा धक्का देने के प्रयास करने के लिए उभरी हुई हड्डियां भी होती हैं, है ना। तो कंधे में ये दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई दे रही हैं आपको, स्कैप्यूला एंड क्लैविकल, ये भी याद रखनी है आपको, राइट। अब एक और बात आ रही है, श्रोणी अस्थियां या बॉक्स के समान होती है ऐसी संरचना, जो संरचना बनाती है जो आमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करती है। तो जो आपने हमारे जो है कमर के पीछे की तरफ जो हड्डियां हैं, जो कमर के पीछे वाले भाग को, राइट, तो ये कमर के पीछे वाली ये हड्डियां, ये क्या है, श्रोणी अस्थियां कहलाती है नीचे वाले भाग में, राइट। और ये विभिन्न अंगों की सुरक्षा करती है, कूल्हे वाले हिस्से को, राइट, जिसके सहारे से हम लोग बैठते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, राइट। और इसके बाद में जो अचल संधि की बात की थी वो खोपड़ी की, है ना, जो हम लोग खोपड़ी को क्या बोल सकते हैं, खोपड़ी को है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं और महत्वपूर्ण अंग है ये, और मस्तिष्क को ये परिबद्ध रखता है, उसको सुरक्षित करने में मदद करता है। अब देखिए, कुछ तो हड्डियां होती हैं और कुछ उपास्थि होती है। तो जो कान की ये है, कान के अंदर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में भी 3 हड्डी। और आपने सुना होगा मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है ना, इसका नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, स्टेपीज। यस और नो, स्टेपीज। तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे कमजोर कह लीजिए और साथ ही साथ सबसे हल्की छोटी हड्डी होती है। तो कान में कुल 3 हड्डियां पाई जाती है, दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियां हो गया। तो इस प्रकार से कुछ अतिरिक्त अंगों में हड्डियों जितने कमजोर नहीं होते उससे उपास्थि कहते हैं। तो हड्डियों का जो अध्ययन होता है, बोन, एक बात और याद रखना, बोन, हड्डियों के अध्ययन को तो बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। और जब भी हम लोग उपास्थि की बात करते हैं, राइट, उपास्थियों को बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं, उपास्थियों के अध्ययन को
कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। एकदम क्लियर। यहां तक यदि सारी बातें क्लियर हो गई आपको, है ना, सारी बातें क्लियर चल रही हैं। स्टेपीज, वेरी गुड, स्टेपीज 3 हड्डियां, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्कल, बिल्कुल, खोपड़ी को ना स्कल बोलते हैं, स्ट्राइक ही नहीं कर रहा था, बहुत सिंपल सा वर्ड है स्कल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। SKULL, स्कल मतलब खोपड़ी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो कान के ऊपर की उपास्थि कहलाती है, और उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या जाता है? ऑस्टियोलॉजी। तो कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं, लाइए, ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर हमने जो जो पढ़ा है उन पर बात कर लेते हैं शॉर्टकट में, कि शरीर की जो गति है, हलचल है, जीवों को हिलाने चलाने में मदद करती है। इसके लिए केवल और केवल बोन, हड्डियां ही जिम्मेदार नहीं है, यहां पर मसल्स की भी आवश्यकता है। और मानव के शरीर की स्थिति, लोकोमोशन जो होता है, उसके लिए कंकाल का एक ढांचा होता है। नो डाउट वो शरीर को आकार भी देता है और सपोर्ट भी करता है। मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। आंतरिक अंगों को यह सुरक्षित रखने का काम करता है। और जो खोपड़ी है, स्कल, वो कठोर बॉक्स से, जो हड्डी की प्लेटों से, वो आप कभी भी देखेंगे यदि दिमाग का जब भी ऑपरेशन होता है तो हमारा जो ये आपस में एक कवच की तरह से अंदर जुड़ी हुई रहती है, जॉइंट होते हैं इनमें भी, वो फिक्स वाले जॉइंट हैं, उनको खोलकर ही ऑपरेशन किया जाता है। रिब्स मैंने आपको बता ही दिया, केज जो पसलियों का लचीला मामला है, और प्रत्येक रिब्स वक्र रीढ़ हड्डी से छाती के किनारे पर गोल गोल संरचना है, और ये कुल रिब्स 12 जोड़ी होता है, राइट, और एक दूसरे में शामिल रहता है, और पसलियां मांसपेशियों द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। और जब हम श्वसन लेते हैं तो ये पसलियां फूलती हैं, जब श्वसन छोड़ते हैं तो पसलियां, ठीक है, पसलियां दो सबसे निचले जोड़े को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया था ना, सबसे एंड वाला जो डायग्राम है, उसे कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। रीढ़ की हड्डी में मैंने आपको कशेरुक शब्द बताया था, वर्टेब्रेट कॉल्ड स्पाइन एंड वर्टेब्रल कॉलम। छोटी हड्डियों की पूरी श्रृंखला होती है जिसमें 33 जोड़ी पाई जाती हैं। मस्तिष्क और शरीर के बीच यह संदेश पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से ही कंट्रोल रेगुलेट होता है। खोपड़ी और पसलियों और अंगों को समर्थन करता है कौन? रिब्स सपोर्ट करता है, स्कल को भी, रिब्स को भी, और लिम्ब्स का मतलब हमारे हाथ को, लिम्ब्स को भी सपोर्ट करता है। और ये जो हमारे ऊपर वाले जो होते हैं इसको फोर लिम्ब्स कहते हैं, अग्रपाद। पैर जो होते हैं उसको पश्च लिम्ब कहते हैं, राइट, फोर लिम्ब्स, ठीक है। तो लिम्ब्स जो है, यहां पर लिम्ब्स शब्द आपको क्लियर होगा। लिम्ब्स या जोड़ों के साथ लंबी हड्डियों का बना होता है, जैसे हाथ में है, जैसे पैर में है, और उन्हें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, चलने की। और इन हड्डियों में गति लाने में कौन मदद करता है? तो यहां पर आता है लिगामेंट और टेंडेन, जो गति कराने में, और उसके अलावा हमारी ऐच्छिक गतिविधियों से जुड़ी हुई, जिस पर हमारे मस्तिष्क का पूर्ण नियंत्रण होता है, मांसपेशियां, वो इन्हें खींचने करने में मदद करती हैं। एकदम क्लियर हो रही है बात? आपके कोई कमेंट हो तो वो देख लेता हूं दोस्तों, ताकि किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप भी ना रहे। यस और नो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज थोड़ा सा फोन ऑफ हो गया, इसीलिए दिक्कत आ रही है। और KR अरुण सर ने, रुद्र सर, RP सर, ठीक है। अरुण भाई ये ग्रुप कौन सा है? PDF अभी तक मैं नहीं भेज पा रहा हूं, लेकिन जल्द ही एक साथ सारी PDF पीछा का सभी बैकलॉग भेज दूंगा, राइट। तो यहां तक आपको बड़ा मजा आ रहा है, कोई बात नहीं, स्टेपीज सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। तो स्टेपीज आपको एकदम क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कान के अंदर जो हड्डी है ना, अब छोटा सा पॉइंट को और रिवाइज कर लें एक बार, ताकि एक भी पॉइंट ना बचे। तो हाथ जो होता है आर्म्स, उसको फोर आर्म्स कहते हैं, मेड अप ऑफ 2 बोन्स, एंड हैंड्स आर सेवरल स्मॉल बोन्स, ये पता है आपको। कंधे की हड्डी के सामने कॉलर की हड्डियां, ये कॉलर बोन, जिसे स्कैपुला है ना, क्लैविकल बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन, ठीक है। कंधे की ब्लेड जोड़ी। पैर, निचले पैर में 2 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें से फीमर आपको पता ही है सबसे लंबी हड्डी होती है। कूले की हड्डियां और ग्रिड, शरीर का पूरा वजन। आपको एक बात याद रखना है कि जो है सबसे ताकतवर, या तो मसूड़े की सबसे ताकतवर जो हड्डियां होती है वो यहां की होती हैं, और
यदि आपको ये ऑप्शन में ना आए तो उसके बाद कूल्हे की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, राइट, जो जांग की हड्डियों से जुड़ी रहती है। ठीक है, चलिए अल्ना, इसको हाथ वाले आगे वाले को अल्ना कहा जाता है। ठीक है, अल्ना, ये भी याद रखना। तो जो जॉइंट्स होते हैं दो हड्डियों से मीटिंग पॉइंट होते हैं। बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट। मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि जो अस्थि बंधन है लिगामेंट वो दो हड्डियों को जोड़ते हैं, जबकि टेंडेन मांसपेशी मसल्स टू बोन, एक मांसपेशी को बोन से जोड़ते हैं, जैसा कि हमारे पैर के अंदर जो टेंडेन है वो। मूवेबल जॉइंट्स में मैंने आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑलरेडी बता दिया, जिसे कंदुका खल्ली जॉइंट कहते हैं, राइट। इसके बाद जो काज जोड़ है, हिंदी में हिंज जॉइंट को काज जोड़ कहा जाता है, जो किसी भी चीज को आगे पीछे गति करने में मदद करवाता है, जैसे पैर के अंदर और हाथ के अंदर ये आगे पीछे। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं, तो उंगलियों और पैरों की उंगलियों और अन्य हड्डियों में ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाते हैं। ये बात याद रखना। इट अलाउज द बोन टू स्लाइड अ लिटिल, तो ये स्लाइड करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे अंगूठे में। ठीक है, पाइवोटल जॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था। पाइवोटल जॉइंट को हिंदी में दुराग्र ग्रंथि जॉइंट कहते हैं, जो सिर को आगे पीछे और एक एंगल तक ऐसे घुमाने में मदद करता है। और फाइनली जो अचल या निश्चित जोड़ है, जैसे खोपड़े की बोन या फिर ऊपर वाला जो जबड़ा है, ये कभी भी मूव नहीं कर सकते जॉइंट्स, तो आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट से वो जुड़े हुए रहते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो अब हम लोग कुछ अन्य जीव जंतुओं के ऊपर भी आने वाले हैं। तो आपको एक रिवीजन भी पूरा हो गया होगा, यस और नो? ठीक है, ठीक है, चलिए चलो चलो, है ना, ओके। तो यहां तक यदि सारी बात क्लियर हो गई है, तो अब हम लोग और आगे चलते हैं, क्योंकि टेक्निकल सेक्शन है पूरा, इसलिए आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा पूरे में, है ना। तो मनुष्य का कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से, है ना, कॉन्ड्रो से और जो है कंकाल से मिलकर बना होता है, मोड़ भी सकते हैं। और इस प्रकार से क्या होगा कि हमारे को वो सपोर्ट भी करता है, गति प्रदान करने में भी मदद करता है। लेकिन यहां पर हमें कंधे को छूने का प्रयास करते तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी मांसपेशियों में संकुचन होता है। जब भी मैं मान लीजिए इस हाथ को ऐसे खींच रहा हूं, तो इस वाली मसल्स में खिंचान हो रहा है और ये खींचने में मदद कर रहा है, और यहां पर जो दो लिगामेंट है जॉइंट में, ये इसको खींचने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, भागते चलते दौड़ते समय आपने संकुचन और फैलना देखा होगा, है ना। संकुचन का मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो और बाद में शिथिल भी होती हैं, जब उनका फैलना होता है तो सिकुड़ती भी हैं और फैलती भी हैं। और अस्थियां इसी तरह से सभी, ये जो है ना अस्थियां इसके विपरीत, और जिस दिशा में वो अस्थि खिंचती है उसके विपरीत दिशा में, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये अस्थि संकुचन यहां हुआ है, तो ये वाला हाथ इसकी तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। तो अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए शिथिल पेशी सिकुड़ जाती है ना, और वो सिकुड़ने के बाद उसको अपनी ओर खींच लेती है, और बाद में पुनः पूर्व अवस्था में भी आ जाते हैं जब हम चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये गतियां लगातार चलती रहती है, और न सिर्फ पेशी केवल खींच भी सकती है ना। ये देखिए, पेशी केवल खींच सकती है, एकदम धक्का नहीं दे सकती, खींचने का ही काम कर सकती है ना, राइट। शिथिलन करेंगे तो अपने आप से। तो इस प्रकार से गतियां, मूवमेंट चलता रहता है, राइट। चलो, तो अब सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, जंतुओं पर आ जाते हैं। केंचुआ, केंचुआ कैसे चलता है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, केंचुए के संरचना जो है, मान लीजिए ये कोई केंचुआ है, तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं ऐसी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शूक। ये, और ये क्या करता है, इस रिंग की मदद से आगे पीछे मूवमेंट करने में मदद करता है। तो यहां पर आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट दिखेगा, कहीं दिखे तो लेट मी सी, बहुत अच्छा पॉइंट दिखेगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा, राइट, है ना। अर्थवॉर्म, एक बार आपको अर्थवॉर्म दिखाते हैं, अर्थवॉर्म मोशन।
तो देखिए इंग्लिश में इस टर्म को, बहुत अच्छा टर्म है, और यहां पर ब्रिस्टल, ये शब्द हमेशा याद रखना। मैं जिसे शूक कह रहा हूं, ब्रिस्टल, उसी को इट इज कॉल्ड एज सीटे। ये सीटे कहलाता है अर्थवॉर्म में, और ये मृदा को ग्रैब करता है, और जो मृदा होती है उसी को खाता रहता है और उसी को पाचित करके वेस्ट पदार्थ को निकालता रहता है। तो वो मृदा के लिए भी उपजाऊ होता है। एकदम क्लियर। तो ब्रिस्टल या सीटे, तो यहां पर केंचुए के अंदर आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि यहां पर जो ब्रिस्टल है उसको हम लोग शूक के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, देखिए केंचुआ अपने एक सिरे से दूसरे सिरे को सटाकर छल्ले जैसी, जो रिंग जैसी आकृति है, उससे क्या करता है, और केंचुए में कहीं भी हड्डियां होती ही नहीं है, और शरीर के घटने और बढ़ने से केंचुआ क्या करता है, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। एकदम क्लियर। ब्रिस्टल आपको याद रखना है। और शरीर के पश्च भाग को भूमि से जकड़े हुए रखता है, पीछे वाले भाग को, और अग्र भाग को पहले छोटा करता है, फिर आगे की तरफ फैलता है, फिर छोटा करता है, फिर आगे की तरफ फैलता है, और इस प्रकार से वो भूमि को पकड़ के रखता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। और धीरे धीरे इसी प्रकार का ये जो संकुचित गति है, इससे वो अपने आप को आगे बढ़ाता जाता है। और जैसे ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, और देखिए बार बार दोहराने में मिट्टी आगे पीछे बढ़ाता है, और अपने शरीर के चिकने पदार्थ से ये लगातार चलने में मदद करता है। और एक बात याद रखना, जो केंचुआ होता है वो क्या कहलाता है, डेट्रीवोर्स। यस और नो, डेट्रीवोर, ये शब्द आपके बार बार आता है केंचुए के लिए, क्योंकि वो मृतोपजीव, मरे हुए जीवों को खाता है ना, डेड एंड डिकेड। जिस प्रकार से तिलचट्टा भी खाता है, कॉकरोच, राइट। तो अब देखिए एक और बात, यह शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। अनेक शूक, इसमें बाल जैसी ब्रिस्टल संरचना होती है। देख लीजिए, इसी वर्ड को मैं आपको फोकस करवाना चाह रहा था कि इसमें ब्रिस्टल या सीटे नाम की संरचना होती है, जो शूक पेशियों से जुड़े हुए होते हैं, और शूक मिट्टी को उन्हें पकड़कर मजबूत बनाता है। और वास्तव में, एक्चुअल में केंचुआ और भी क्या करता है, अपने रास्ते में जो मिट्टी आती है उसे खाता जाता है, अनपचा जो डाइजेस्ट नहीं होता उसे बाहर निकालता जाता है। और इस प्रकार से केंचुआ जो है, जो वेस्ट पदार्थ के तौर पे इसमें नाइट्रोजन वगैरह भी निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं पादपों के लिए बहुत उपजाऊ है। इसीलिए किसान का ये मित्र कहलाता है, क्योंकि जीते जीते और मरते दम तक, मरने के बाद इसकी बॉडी भी जो है मदद करती है उपजाऊ बनाने में जमीन को। तो मेरे हिसाब से आपको केंचुए की ब्रिस्टल संरचना, मूवमेंट, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूं, क्या ऐसा है या नहीं। आपको क्लियर हो गई है बात? यस। तो यहां तक ये टेलीग्राम ग्रुप है, ओके, आपको एकदम बात क्लियर हो गई है। हेलो हेलो दोस्तों, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास टाइम है बेटा, हमेशा 11 बजे आता हूं। हेलो एवरीवन। सो क्लास टाइम बहुत अच्छा। आज किसी कारण से फोन स्विच ऑफ है, इसलिए मुझे यहां आकर देखना पड़ रहा है। तो पहला क्लियर हो गया है आपका, दैट पॉइंट इज केंचुआ। अब बात आ रही है घेंगे में। तो घेंगे में थोड़ी सी एक अलग संरचना आपको देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, कवच। घोंगे में बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का बना हुआ नहीं होता। ये जो बाह्य कंकाल है ना, एक्सोस्केलेटन, ये कोई बोन नहीं है, ये बिल्कुल स्थिर है, और ये कवच इसको केवल सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी इसके ऊपर कोई अटैक करता है, ये अपने अंदर चला जाता है, जिस प्रकार से कछुआ करता है। तो ये एकल एकक होता है, राइट, और घोंगे को चलने में सहायता नहीं करता कहीं पर भी। घोंगे को, घेंगा जो है अपने आप, अपने दम पर वो खींचता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो अब देखिए ये क्या है, अपने सिर से ऊंचा उठाकर, यहां पर देखिए कवच का एक छेद खुलता है और एक मोटी मांसल संरचना होती है, सिर बाहर निकल सकता है, और मोटी संरचना, पाद, पैर होते हैं छोटे छोटे इसके, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। और फिर धीरे धीरे ये केंचुआ गति करता है, घोंगा। तो घोंगे की गति जो है वो कंपैरेटिवली, है ना, तो यहां पर देखिए पाद लहरदार गति दिखाई देती है, कि वो हिलता हुआ नजर आता है, पैरों का मूवमेंट दिखाई देता है। तो केंचुए से थोड़ी सी अलग गति है, लेकिन घोंगा जो है वो केंचुए की तुलना में थोड़ा सा स्लो चलता है, ये बात जरूर याद रखना, ठीक है। अब बात आ रही है तिलचट्टे की। तिलचट्टा मतलब कॉकरोच। तो जमीन पर रहता है, दीवार पर भी चढ़ता है, उड़ भी सकता है, 3 जोड़ी इसके पैर होते हैं, और इस प्रकार के जो भी जीव होते हैं जिनके जॉइंट होते हैं उनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं, ठीक है। 3 जोड़ी पैर होते हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं।
आर्थ्रोपोडा वर्ग में सभी कीट आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो जीव जंतु हैं वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही पाए जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो शरीर कठोर होता है, बाह्य कंकाल तंत्र, इसका ये जो बाहर वाला ये जो कवच है ये इसको कहीं से भी गति प्रदान करने में मदद नहीं करता। जैसे मानव के अंदर तो इनकी हड्डियां, राइट, अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स है वो मदद करते हैं, ये इसको केवल सुरक्षात्मक जो है परत प्रदान करता है बाह्य कंकाल, ठीक है। और ये सभी एकक संधियों से जुड़ा होता है। और जो इसके वक्ष के जो 2 जोड़ी पंख से जुड़े होते हैं, इसके पैर और ये आगे वाले जो वक्ष से जुड़े हुए पंख हैं, यही इसको आगे पीछे उड़ने में चलने में मदद करते हैं, पीछे के पैर। और इसके अंदर आप बोलेंगे फिर ये इतना भारी होने के बाद भी ये दीवार पर कैसे चलता है? तो यहां पर आपको याद आ रहा होगा नैनो ट्यूब्स, नैनो फाइबर्स, जिसकी मदद से भविष्य में मानव भी आपको बुर्ज खलीफा पर चढ़ता हुआ नजर आएगा बिल्कुल आसानी से, जैसा आप मूवी में देखते हैं। तो हम लोग उन सभी चीजों पर नैनो टेक्नोलॉजी, और ये नैनो टेक्नोलॉजी हम कहां से लाए? इन जानवरों के छोटे छोटे पतले पतले महीन बाल जैसे जो पैर है वो दीवार के छिद्रों में फंसते चले जाते हैं और ये ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी का ही रोल है, राइट। नैनो टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाया है, वहां पर भी ये सब बातें बताई है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं उन्हें भी। तिलचट्टे की विशिष्ट पेशियां होती हैं, पैर की पेशियां उन्हें चलने में, तो ये विशिष्ट जो पेशियां हैं, जो उसके वक्ष की पेशियां हैं, राइट, और उनके पर हैं, तो वो फोरलिम्स हो गए, आगे वाले पंख, तो ये सभी उसको गति प्रदान करते हैं, राइट। अब इसके बाद आ रही है पक्षी की बात। तो पक्षी कैसे उड़ते हैं? तो याद रखना, पक्षी के जो फोरलिम्ब होते हैं, अग्रपाद, वही एक्चुअल में पंख होते हैं। वापस से सुनिए, पक्षी के अग्रपाद ही उनके पंख होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। और कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं, तो वो भी उनके अग्रपाद, पैरों की, कुछ पक्षी जैसे बतख वगैरह, तो वो पैरों की मदद से नीचे पीछे की तरफ पानी करते हुए आगे की ओर मूव करती है। तो पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि शरीर को उड़ने के लिए अनुकूलित है। पक्षियों में न्यूमैटिक बोन पाई जाती है। कोई डाउट है तो मैं देख लेता हूं, आपका कोई डाउट तो नहीं चल रहा है? यदि किसी प्रकार का डाउट है तो देख लेते हैं। ये बेटा आप जो फालतू की बात कर रहे हैं रेशमा, ये फालतू की बातें यहां नहीं चलेंगी, यू हैव टू बी सीरियस। ये अपना काम की पढ़ाई करो, क्योंकि मैं इसीलिए कमेंट देख रहा था कि आपको लग रहा हो कि सर नहीं देख रहे, तो हर बार जो संजय की दृष्टि है महाभारत की तरह वो आपके कमेंट्स पे ही है। तो थोड़ा सा टू बी पॉइंट हो जाओ, ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप लोग। तो आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये सारी गति सब कुछ क्लियर हो गया है, और साथ ही साथ में लिम्स वाली गति आपको क्लियर कर दी है, राइट। तो पक्षियों में न्यूमैटिक बोन्स पाई जाती है जो हवादार होती है, जिनके अंदर क्या होता है, मतलब हल्की होती है और उनमें हवा प्रवेश कर जाती है, और इसके कारण पक्षी का भार भी हल्का हो जाता है। तो इसीलिए ये उड़ पाते हैं। अस्थियां, हड्डियां हल्की होती हैं परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद, पैर में हड्डियां जो होती है वो चलने बैठने, उनको तैरने में भी मदद करवाती है। अग्रपाद जो है वो पक्षियों के पंख होते हैं, ये बात मैंने बता दी, 4 लिम्स। और वक्ष की अस्थियां जो है उनको उड़ने में मदद करती है, ठीक है। अग्रपाद तो ये हो गए, है ना, पंख है। और यहां पर जो उनके रिब्स से जुड़ी हुई होती है वो उनको उड़ने में शक्ति, ताकत प्रदान करती है। और ये पेशियों से जकड़े हुए रहते हैं, पकड़ के रखते हैं, और ऊपर नीचे करने की मदद से क्या होता है, पक्षी का कंकाल तंत्र देख लिए, ये जो है ये इसके 4 लिम्स हैं, ये इसके पश्च लिम्स हैं, है ना, और ये पूरे के पूरे रिब्स से जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार से ये काम करती है। तो जिस प्रकार आपने कागज की नाव को आगे की तरफ से भाग को नुकीला देखा होगा, उसी प्रकार से मछलियों में भी उनका शरीर क्या होता है, उनका शरीर धारा रेखीय होता है, आसानी से किसी भी धारा को पार कर सके। और पीछे पाई जाने वाली पूंछ, इस प्रकार से इनके जो 4 लिम्स होते हैं आगे वाले, वो आगे की तरफ गति, और पूंछ जो होती है इनको दिशा प्रदान करने में मदद करती है। तो पूंछ तो दिशा प्रदान करने में, और ये इनको तेजी से गति प्रदान करने में, और ये इनका धारा रेखीय जो आकार होता है इस प्रकार का, वो इन्हें तेजी से गति करने में मदद करवाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, नाव जैसी आकृति काफी हद तक मछली की जैसी होती है। मछली का सिर, पूंछ उनके मध्य भाग की अपेक्षाकृत पतला और नुकीला होता है, जिससे वो आसानी से उसे काट सके,
राइट, धारा रेखीय प्रवाह में वो गति कर सके। और इनकी विशेषता आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है, मतलब जल साइड में रह जाता है और मछलियां जल में सरलता से तैर पाती हैं। तो मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है और तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक और मुड़ जाता है। पूंछ विपरीत दिशा में जा रही है तो उसके अपोजिट दिशा में, यदि पूंछ लेफ्ट साइड में जा रही है तो मछली राइट साइड में मूव करेगी। जिस प्रकार हमने हमारे एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट और साथ ही साथ में हमारे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें भी हमने दिशा के लिए यही तरीका बनाया है कि उसकी दिशा परिवर्तित करनी हो तो हमें इनको परिवर्तित करना होता है, राइट। तो यहां तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी, है ना। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब फाइनली हम लोग आ गए हैं कि इस प्रकार से मछली की गति देख लीजिए। ये मछली का गति इधर है, इधर जा रही है तो मछली इधर जाएगी। मछली का मुंह इधर है तो ये इधर की तरफ मुड़ेगी। और मछली देखिए टेढ़ी होकर, तो ये इस प्रकार से मछली अपनी गति करती रहती है पूंछ के अनुसार, राइट। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। गोताखोर भी अपने साथ में फ्लिपर पहनते हैं, पंख की तरह होते हैं जिस प्रकार मछली के होते हैं। तो यहां पर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब फाइनली बात आ रही है सर्प कैसे चलता है, सांप। तो सांप का अपना मेरुदंड बहुत लंबा होता है, उसमें है ना वर्टेब्रेट है, सांप का अपना मेरुदंड होता है और शरीर में पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं। मांसपेशियां कम, लेकिन क्या होती हैं, बहुत असंख्य मात्रा में होती हैं। और ये पेशीय मेरुदंड, पसलियां, त्वचा, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं इनकी। और इनके शरीर पर अनेक वलय रिंग पाए जाते हैं, जैसे केचुए का तो आगे पीछे मूवमेंट है, सांप दाएं और बाएं मूवमेंट करके इसमें अलग मूवमेंट है और धकेलता है वो अपनी अलग अलग वलयों को। और सर्प जो है दाएं बाएं करता हुआ सीधी रेखा में कभी नहीं चलता। केचुआ सीधी रेखा में चलता है, याद रखना, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार के रिंग होते हैं जो उसको आगे पीछे बढ़ने में मदद करते हैं। सांप कभी छोटा बड़ा नहीं होता, वो अपने को, ठीक है, दाएं बाएं। और इस प्रकार की गति से क्या होता है, ठीक है। ग्रीक दार्शनिक जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, अरस्तु, इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखना, गेट ऑफ एनिमल्स। तो गेट ऑफ एनिमल्स में इन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न किए हैं कि किस प्रकार अलग अलग जीव जंतु अलग अलग गति करते हैं, उनमें क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है, क्यों भैंस के 4 पैर और उनके अंदर किस प्रकार की गति होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को अरस्तु ने अपनी गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक में प्रश्न भी पूछे हैं और उनके हल भी बताएं। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ लिया है दोस्तों, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, फिर बॉल सॉकेट जॉइंट, कंदुक खल्लिका संधि, शूक मैंने आपको बता दिया जो केंचुए में पाया जाता है, ब्रिस्टल जिसकी मदद से वो आगे मूव करता है, उपास्थि वो कमजोर हड्डियां होती हैं जैसे कान में स्टेपीज, गुहिका का मतलब जो एक छिद्र होता है, अचल संधि जो बिल्कुल मूव नहीं करती जैसे खोपड़ी या फिर ये जबड़े की ऊपर वाली हड्डी। जंतुओं की चाल कैसे होती है आपको बहुत कुछ समझ में आया आज। हिंज संधि कौन सी होती है, हिंज डोर इफेक्ट, ये वाला मूवमेंट हाथ और घुटनों में। पेशिया, मांसपेशिया, बाह्य कंकाल किसमें देखा था हमने, तिलचट्टे कॉकरोच में, है ना। श्रोणी अस्थियां हमने देखी थी जो कूले की हड्डी से ऊपर वाला भाग है जो हमें कठोर हड्डी प्रदान करता है, एक बैठने के लिए मदद करता है। दुराग्र संधि को ही हम लोग पाइवोटल बोन भी कह रहे हैं। और पाइवोटल क्या होता है, जो गर्दन को इधर उधर मूव करने, आगे पीछे मूव करने में मदद करता है। पसली पंजर आपने रिब्स के बारे में सुनी लिया है, 12 रिब्स की जोड़ी होती है। इसमें से सबसे नीचे वाली मैंने आपको क्या बता दी थी, फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानी जाती है। कंधे की हड्डी में मैंने आपको स्कैपुला और साथ ही साथ क्लेविकल जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं उसके बारे में बता दिया, कंकाल के बारे में बता दिया। और धारा रेखीय प्रवाह किसमें पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। तो शॉर्टकट में आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो एक बार इस पूरे सेक्शन को हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अस्थि और उपास्थि मानव कंकाल के बनते हैं
बिल्कुल, अस्थि और उपास्थि की क्या बनाते हैं, मानव का कंकाल बनाते हैं, शरीर का पिंजर बनाते हैं, सपोर्ट करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, चलने में मदद करता है। तो स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव का जो कंकाल है उसमें खोपड़ी, मेरुदंड, पसली, वक्ष, अस्थि, कंधे, श्रोणी मेखला जो मैंने आपको बताया कूल्हे के पीछे जो हमको सपोर्ट कर रहा है बैठने में, हाथ, पांव इत्यादि पाए जाते हैं। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम के जुड़ने और सिकुड़ने से, पेशियों का ये जो जोड़ा है हाथ वाली और ये वाली, देखिए दो पेशियां, एक तो ये हाथ वाली और दूसरा ये वाली, इसके सिकुड़ने या फैलने से हड्डियों में गति होती है। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं, तो हमने सभी हिंज, राइट, धुराग्र, पाइवोटल, अचल संधि और साथ ही साथ हमने जो है बॉल एंड सॉकेट सभी को पढ़ लिया। पक्षी में दृढ़ पेशियां और हल्की अस्थियां मिलकर बना होता है, इसीलिए वो आसानी से उड़ जाते हैं और उनकी हड्डियों को कहा जाता है, जैसे मैंग्रोव में जो वन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं न्यूमेटाफोर वाली जड़ें, क्योंकि वायवीय जड़ें हैं। उसी प्रकार पक्षियों के हड्डियों में वायु पाई जाती है, मजबूत होती हैं लेकिन हल्की होती हैं, इसीलिए उन्हें न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। इंग्लिश में लिख के बता देता हूं दोस्तों, पी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, न्यूमैटिक बोन, ठीक है, PNEU, न्यूमैटिक बोन, राइट। मछलियों का शरीर दोनों एकांतर क्रम में वलय रिंग जल में आसानी से तैर सकती हैं। सर्प अपने शरीर को दोनों एकांतर क्रमों में वलय बनाते हुए वलयकार गति करता है। वलय का मतलब राउंड राउंड शेप करके गति करता है और आगे की तरफ फिसलता है, और बहुत सारी हड्डियां, पेशी और उसका जो कंकाल तंत्र है वो उसे आगे की ओर धक्का देने में मदद करता है। कई सांप आपने देखे होंगे जो उछल उछल के काटते हैं, तो उनमें एक अलग ही तरह की शक्ति होती है। उछल के काटने वाले सांप जो होते हैं वो सामान्यतः पानी वाले जो सांप होते हैं ना, जिनमें जहर नहीं होता, वो होते हैं। तो तिलचट्टे का शरीर और पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, जिसे एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल कहा जाता है। ये रहा। और वक्ष और पेशियों से 3 जोड़ियां जुड़ी होती हैं, तो उसका बाह्य कंकाल उसको उड़ने में, ये प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, उसका बाह्य कंकाल उसको उड़ने में मदद नहीं करता है। उसके जो पंख हैं, 2 पैर हैं और जोड़ी पंख, ये सभी उसको उड़ने चलने में सहायता करते हैं। और वो आसानी से दीवारों पर इसलिए चल लेता है क्योंकि उसमें नैनो ट्यूब्स होती हैं, नैनो पतली पतली नलिकाएं, नैनो फाइबर्स होते हैं जो आसानी से दीवार में चिपक जाते हैं। कैंचुए की गति पेशियों के बारी बारी विस्तरण और संकुचन, कैंचुआ छोटा होता है फिर बड़ा होता है, और वहां पर ब्रिस्टल, शूक पाए जाते हैं, राइट। देख लीजिए, शूक कैंचुए में पाए जाते हैं और ये पकड़ के रखता है। और घोंगे में ये पूछा जा सकता है, पेशीय पाद, उनमें मस्क्यूलर, मसल्स वाले पैर पाए जाते हैं। तो शायद आपको आज का लेक्चर मेरे हिसाब से तो पूरा कवर हो गया होगा। यस और नो? एकदम क्लियर है? ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ रिवीजन और भी देख लेते हैं। चलिए कुछ एक बहुत शानदार रिवीजन कर लेते हैं। तो मछली से रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें बतला दी हैं, ठीक है। पक्षी से रिलेटेड बता दी हैं। घोंगे के अंदर क्या पाए जाते हैं, फुट होते हैं, ठीक है, मस्कुलर फुट, उसकी मदद से करता है। पक्षी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके करता है। और साथ ही साथ में मछलियां जो हैं उनके अंदर फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिव ऑन 2 साइड्स ऑफ द बॉडी, वो अपने थ्रस्ट, टेल के थ्रस्ट और उनके जो पंख होते हैं, फिन्स, उनसे। कैंचुआ जो है वो खींचकर, और देखिए फ्रंट एंड कीपिंग जो है आगे पीछे स्ट्रेच करके करता है, राइट। कैंचुआ हड्डियां और मांसपेशियों से जुड़े सेटों के वैकल्पिक संकुचन को आराम के द्वारा हड्डियां आगे पीछे गति करती रहती हैं, ठीक है। सांप के बारे में आपको पता चल ही गया, कॉकरोच के बारे में आपको पता चल ही गया। आई थिंक आपको पूरा लेक्चर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आपको लगता है कि आपके दोस्तों को जरूर शेयर करना चाहिए इस प्रकार का वीडियो, क्योंकि एक कंप्लीटनेस है इस वीडियो में, तो डेफिनेटली आपको अपने दोस्तों में से शेयर करना चाहिए। माय नेम इज रुद्र गौतम। डेली 8 PM पर एनरोल कर लीजिए मेरी सभी क्लासेस में। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की इन डेप्थ क्लासेस में वहां लेता हूं, है ना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो जरूर वहां मुझे फॉलो कर लीजिए और रेगुलरली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी कभी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें जिसमें आपको PDF डाउनलोड करने की फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट से, एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल फैकल्टीज मिलते हैं, लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आपको प्लस आइकॉनिक या ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना है
और आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपके माता पिता का और आपका सपना है कि आप एक ना एक दिन जो है अपने जो है पेरेंट्स का नाम रोशन करें एंड यू बिकम सिविल सर्वेंट, तो कहीं ना कहीं आपको अनअकैडमी के जो कोर्सेज है वो कंप्लीटली बहुत अच्छे से मदद करेंगे। आई मेक यू एश्योर कि जब भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप जरूर बहुत सारे फैकल्टीज को फॉलो भी कर लीजिए, और यदि आप RP Sir 10 रेफरल कोड लगाते हैं तो आपको अनअकैडमी पर मैक्सिमम बेनिफिट बाय दिस रेफरल कोड, जिसकी मदद से आपको डिस्काउंट प्लस मेंटरशिप गाइडेंस, और आपको जब भी लगता है कि यू रियली वांट टू बी एनरोल इन दिस कोर्सेज, आप मुझे पर्सनली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल पॉसिबल वे कि किस प्रकार से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो जीएस के कोर्सेज लेंगे तो जरूर 2 इयर्स का एटलीस्ट लीजिए, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रिपरेशन जर्नी है और आपको बेस्ट प्रॉफिट जो है वो 2 इयर्स वाले कोर्स में मिलता है। ऑप्शनल डेडिकेटेड अलग से ऑप्शनल आ चुके हैं अनअकैडमी पर, ऑप्शनल के डिफरेंट बिल्कुल सेपरेट फैसिलिटी है। डेडिकेटेड ऑप्शनल के भारतवर्ष के टॉप नॉस्ट फैकल्टीज यहां पढ़ा रहे हैं। 500 मार्क्स में से आपको डेफिनेटली 300 प्लस तो लाना ही है, तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, आंसर राइटिंग, फ्लो इत्यादि को लिखने की, राइट। और प्लस ऑप्शनल भी कोर्सेज आप ले सकते हैं विद माय रेफरल कोड, और एक बार ऑप्शनल लेंगे तो जितने भी ऑप्शनल हैं सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपने हिंदी साहित्य का लिया है, आपने मैथमेटिक्स का लिया है, आप अन्य को नहीं देख सकते, सभी ऑप्शनल को देख सकते हैं। कल को आपका मूड बदल जाए तो आप दूसरे ऑप्शनल की भी एक ही बार फीस दी हुई है उसी में प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए जो है सबसे ज्यादा फीचर्स लाता है, और वो ये कि आपको प्लस के तो सभी क्लासेस मिलती ही मिलती हैं, आपको डेडिकेटेड पर्सनल कोच मिलता है जो आपको आपके आंसर राइटिंग के इवैल्यूएशन में किस प्रकार आंसर लिखना है, फ्लो क्या होगा, कैसे 2B पॉइंट आंसर लिखा जाए। तो यहां पर प्लस के सभी फैकल्टीज के पढ़ने के अलावा आपके ईमेल, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो फैकल्टी, वो कोच आपके साथ रहेगा और आपके हमेशा आंसर को इवैल्यूएट करने में मदद करेगा। तो दोस्तों यहां पर आइकॉनिक की फीस बढ़ने वाली और सबसे बेस्ट कोर्सेज जो हैं वो अनअकैडमी के आइकॉनिक कोर्सेज है, तो आपको जरूर इनमें एनरोल करना चाहिए। और with my referral code I am again reassuring you will get the maximum benefit। तो जब भी आपको लगता है कि आपको एक सीरियस प्रिपरेशन करनी है, एक बार जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप बाय माय नेम रुद्र गौतम, और आप मुझे अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपका इश्यूज हैं, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पेमेंट का कोई इश्यू आ रहा है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सभी 200-250 प्लस वीडियोस भी मिल जाएंगे। नीचे मेरा डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो दिस विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल रेफरल कोड एंड दिस रेफरल कोड विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।